हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडू अंकुरन के टीम के द्वारा जेपीएससी पेपर 2 का कंप्लीट तैयारी हम लोग आपको करा रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में पहला वीडियो आप लोग को पहले ही डाल दिया गया है, प्रोवाइड किया जा चुका है आप लोगों को कि हम लोग किस तरह से आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। जेपीएससी पेपर 2 का सिलेबस किस तरह से पढ़ाई होगी वो सारा कुछ बताया गया है। आज हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का ही जो टॉपिक है, छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम, तो उससे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चंस डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, तो जो भी लोग आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल मतलब कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सजेशंस जरूर से दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले से ही आप लोगों को बतला दिया गया है कि जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो हम लोगों के द्वारा आप लोगों को ये जो इनिशिएटिव लेकर तैयारी कराया जा रहा है, आप लोगों को बतलाया गया है कि पहले आप लोगों के हाथ में सिलेबस होना चाहिए। जैसे आज का जो टॉपिक है वो सीएनटी एक्ट है, उससे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके सामने रखा जा रहा है। तो देखिए, आपका सिलेबस हम हाथ में रख लिए हैं कि झारखंड के भूमि संबंधी कानून, उसमें भी जो क पार्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिससे कि 5 प्रश्न एकदम पूछे ही जाएंगे, तो उन प्रश्नों को आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृति से अभिप्रेत है भूधारक का हित और इसके अंतर्गत उपभू भूधृति आती है, किंतु खाली स्थान काश्तकारी नहीं आता है। देखिए, हम लोग आपको क्या करेंगे ना, समझिए मेरी बात को। हिंदी में कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे शब्दावली होती हैं जिसको इन जनरल सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, भूधृति से अभिप्रेत है। चलिए, भूधृति तो एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसको हम लोग डेफिनेशन से समझ सकते हैं, लेकिन अभिप्रेत है, इसके जगह पे मतलब है अगर लिख देता आप लोगों को, मतलब है, मतलब, ठीक है, भूधृति से मतलब है, तो आप लोग ज्यादा अच्छा से समझ पाते। समझिए मेरी बात को, हम क्या बता रहे हैं। देखिए, हमारी टीम के द्वारा आप लोगों को कोशिश किया जाता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे हो जाए। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग पेपर 2 आप लोग को जेपीएससी का करा रहे हैं, तो उसका हर एक तथ्य को, हर एक टॉपिक को कुछ इस तरह से करा देना चाह रहे हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग जो हजारों हजार, 10,000, 12,000, 15,000 जो कोचिंग में वेस्ट करते हैं मनी, वो आपका बच जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसीलिए हम लोग हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे टू मेक यू अंडरस्टैंड। द वीडियो विल बी इन बाइलिंगुअल, मतलब कि दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। ठीक है, और एक चीज, कुछ कुछ बात है जिसको आप लोग समझ लीजिए, क्लास शुरू होने से पहले बातों को समझ लीजिए। हमेशा से बोले हैं कि एक मोटी सी कॉपी रख लीजिए, ठीक है, उसमें आप लिख दीजिए पेपर 2, जेपीएससी पेपर 2। ये जो आपको सीएनटी एक्ट है, ये आप झारखंड एसआई का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आता है, पंचायत सेक्रेटरी का कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर से आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख लीजिए, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस को पूछा जाता है, सीएनटी एक्ट को, एसपीटी एक्ट को, या फिर और भी जो कानून है, पेशा एक्ट हो गया, इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पेपर 2 का आप एक मोटी सी कॉपी बना लीजिए। फ्री में हम लोग आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका डेफिनेशन देंगे, उसके बाद फिर से आप लोग को मॉडल क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो फ्री में रहेगा, सारा कुछ यूट्यूब में रहेगा। पीडीएफ लेकिन हम लोग किसी को नहीं देंगे, पीडीएफ आप लोग को नहीं मिलेगा, आपको नोट डाउन ही करना होगा, और नोट डाउन करना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है। ठीक है, और हम लोगों का जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर जो कोचिंग ग्रुप या फिर ऐसे लोग होते हैं, जैसे हम बतला दे रहे हैं कि जब हम लोग इनिशिएटिव लिए थे ना सीजीएल की तैयारी करने के लिए, आपका झारखंड सचिवालय नागपुरी का हम लोग जो तैयारी करा रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम करा रहे थे, फ्री में आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा रहे थे। ठीक है, लेकिन आप ही लोगों के कुछ कोचिंग संस्थान और सो कॉल्ड जो बहुत फेवरेट मास्टर टीचर लोग जो पढ़ाते हैं, उन लोग अपने सोचिए उन लोग का क्या लेवल है, सो सोचिए आखिर आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सो भी देखिए। जो हम लोग पिछली बार देखे, जो एक्सपीरियंस किए कि नागपुरी का आप लोग को फ्री में वीडियो एडू अंकुरन के माध्यम से दिया जा रहा था,
लेकिन कुछ कोचिंग वालों के ऐप में वो वीडियो वो आपको 1000 रुपया में बेच रहे थे। सोचिए, हम आपको फ्री में वीडियो दे रहे हैं और सो कॉल्ड आपके फेवरेट कोचिंग संस्थान वाले उसको, उस फ्री के वीडियो को अपने ऐप में डाल के आपको 1000 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, इसीलिए फिर हम लोग को भी प्राइवेट वीडियो और रिस्ट्रिक्टेड वीडियो डालना शुरू करना पड़ा। ठीक है, इसीलिए आप लोग को फिर से अभी हम बतला रहे हैं, जैसे कि अभी जो ये दे रहे हैं ना, तो इससे क्या होता है ना, आप लोगों को कई तरह से फायदे होते हैं। आप लोगों का पैसा बच जाता है, आप लोगों को ये पता चल जाता है कि भाई ऐसे तैयारी करनी है, खुद से तैयारी की जा सकती है, तो फिर इधर उधर मोटी मोटी रकम क्यों वेस्ट करना। इसीलिए हम लोग ये इनिशिएटिव लिए हैं और देखिए पेपर 2 हम लोग आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन पीडीएफ हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, आप लोग को नोट डाउन करना होगा, यूट्यूब में वीडियो देख के आप लोग नोट डाउन कीजिए, पहली चीज। और दूसरी चीज कि नागपुरी का जेपीएससी मेंस की तैयारी हम लोग पेड बैच में कराएंगे। काहे कि देखिए वो सब थोड़ा सा ऑप्शनल पेपर होता है, उसको एकदम प्राइवेटली तैयार कराया जाता है। उसमें हम लोग आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, पर्सन टू पर्सन हर एक आदमी का कॉपी चेक करके क्या क्या गलती हुआ है, कहां पर कर लिखना था, कहां पर मोय लिखना था, कहां पर हमके लिखना था, उस सारा कुछ हम आप लोग को बतलाते हैं। ठीक है, प्रॉपर आप लोग को मार्किंग सिस्टम पे मार्किंग देते हैं। रिटायर्ड टीचर के पास आपका कॉपी को भेजते हैं और पूछते हैं कि भाई इसमें और क्या, उनका फीडबैक लेते हैं, ये लड़का कैसा करेगा, ये जो लड़की है कैसा करेगी, ऐसे करके हम लोग प्रॉपर फीडबैक लेते हैं। उसके बाद आप लोग का जो टेस्ट जो होता है उसका मार्किंग करते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए भाई हम लोग को पेड बैच चलाना ही पड़ता है। लेकिन ये पेपर 2 का जो बैच है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। एकदम बहुत जोर शोर से तैयारी कीजिए। ठीक है, मोटी कॉपी बना लीजिए आज से। और जो जो चीज बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हम लोग का क्या स्टाइल, हम क्या बताएं पिछले वीडियो में कि सिलेबस का डिस्कशन कर दिए, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हर एक टॉपिक का। उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिटेल्ड में हम पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर से उस टॉपिक का हम मॉडल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। इससे ज्यादा और क्या होता है यार, इतना कर लो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। उससे ज्यादा और कोई कहीं से आएगा ही नहीं, क्वेश्चन इसी से आएंगे। मतलब कि हम ये नहीं बोल रहे कि हम जो बनाएंगे उसी से आएंगे, लेकिन आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप लोग को लगेगा भाई इजी क्वेश्चन है। जैसा कि नागपुरी में अभी आप लोगों ने बोला, हम लोग अपना ये प्रचार प्रसार नहीं करते, हम लोग कोई कोचिंग वाले नहीं है। हम लोग बस चाहते हैं कि आप लोग जो हैं, आप लोग जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी हो और कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, और हम लोग के पास हम क्लियर बतलाते रहे हैं, फ्राइडे नाइट से लेके संडे नाइट तक हम लोग के पास समय रहता है। तो यही 3 दिन में हम लोग आपको वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और फिर एडिटिंग का काम लोग दूसरे लोग करते हैं। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग का काम है तो फ्राइडे नाइट से लेके संडे नाइट तक होता है। तो आपको वीडियोज या तो मंडे को मिलेंगे या तो सैटरडे को मिलेंगे, इस तरह से होगा। हर वीक में 2 वीडियो या कोशिश करेंगे 3 वीडियो आप लोग को जरूर से प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अनलेस और अल्टिल कोई हम लोग का बड़ा कोई मीटिंग ना हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि कहीं पर जाना पड़ जाता है, तो उस केसेस में ही थोड़ा सा डिले होगा वीडियो। नहीं तो कोशिश करेंगे कि आप लोग को एकदम रूटीन वे में वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। जेपीएससी के 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृति से मतलब है भूधारक का हित और इसके अंतर्गत उपभूधृति आती है, किंतु खाली स्थान काश्तकारी नहीं आता है। इसी को अब अंग्रेजी में भी बतलाते रहे ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि एज पर द सीएनटी एक्ट 1908 टेन्योर मीन्स द इंटरेस्ट ऑफ टेन्योर होल्डर and includes and under tenure but does not include a tenancy of what। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है भूधृति, सिंपल यार, अब आओ जाओ एकदम ठेठ भाषा में, मोटा मोटी भूधृति पूछ रहा है। ठीक है, सीएनटी एक्ट में भूधृति क्या है ये आपको पूछ रहा है, भूधृति। ठीक है, भूधृति का मतलब होता है भूमि को धारण करना, धृति का मतलब होता है धारण करने वाला। तो भूमि को धारण करने वाला से का मतलब है, तो ये बतला भी रहा है आपको कि का मतलब है। पहला मतलब है कि भूधारक का हित, और इसी के अंतर्गत आता है उपभूधृति, माने सब क्लास जो हुआ टेन्योर का वो भी आता है। लेकिन एक खाली स्थान दे दिया है, एक ठुट चीज नहीं आता है, तो वो चीज का है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है फिर कि मुंडारी खूंट कट्टीदार, अधिभोगी रैयत,
अनाधिभोगी रैयत और दर रैयत। तो क्या नहीं आता है सो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडारी खूंट कट्टीदार जो है वो नहीं आता है। बाद बाकी ये जो है अधिभोगी, अनाधिभोगी रैयत और दर रैयत आता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग को हम लोग पढ़ा भी रहे हैं सीएनटी के डॉक्यूमेंट से, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट, 2-3 किताब पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक प्रॉपर आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करके हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका सीएनटी एक्ट का डॉक्यूमेंट है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीएनटी एक्ट आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, ये आ जाएगा, पीडीएफ आ जाएगा, हमको लगता है कितना 250-300 पेज का ये पीडीएफ है, तो उसको आप लोग को पढ़ लेना है। सीएनटी एक्ट में आप लोग को पता है कि आप लोग को 19 अध्याय है और 271 आर्टिकल है, ये पता होना चाहिए। 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं जो हिंदी में बोलेंगे। घबराना नहीं यार, जो हिंदी में है उसको भी घबराना नहीं है, हिंदी में हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, क्या बोला गया है कि एज पर द सीएनटी एक्ट 1908, अच्छा नॉट जो बोल रहे हैं ना, नॉट मतलब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल आदमी है ना, सॉफ्टवेयर उपवेयर एल्गोरिदम वाला आदमी है, तो नॉट का मतलब होता है जीरो। तो 1908 जैसे मान लीजिए हमारा स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा, 1908 बोला जाएगा, तो घबराना नहीं है, 1908 बोल रहे हैं, उसका मतलब ई सोचिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, एज पर द सीएनटी एक्ट 1908, टेन्योर मीन्स द इंटरेस्ट ऑफ टेन्योर होल्डर एंड इंक्लूड्स एन अंडर टेन्योर बट डज नॉट इंक्लूड अ टेनेंसी ऑफ व्हाट, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है, ये आपका धारा 3 में शायद दिया हुआ है कि टेन्योर मीन्स द इंटरेस्ट ऑफ टेन्योर होल्डर होता है एंड इंक्लूड्स एन अंडर टेन्योर बट डज नॉट इंक्लूड अ मुंडारी खूंट कट्टीदारी टेनेंसी, ठीक है। टेन्योर का मतलब है कि आपका भूधृति से मतलब है भूधारक का हित, उपभूधृति, लेकिन मुंडारी खूंटदारी टेनेंसी नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मुंडारी खूंट कट्टीदार, ठीक है। तो आप लोग को भी जब हम लोग पढ़ाएंगे ना, इसका डिस्क्रिप्शन भी होगा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन भी देंगे इसका, माने प्रॉपर सीएनटी एक्ट आप लोग को हम लोग पढ़ाएंगे, तो उसमें देखिएगा कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, सो भी देखिएगा। हम लोग एक्चुअली हम लोगों को दिक्कत नहीं है, द प्रॉब्लम इज कि हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को कैसे समझाया जाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी वे में समझ में आए। उसके लिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा देर भी होगा तो परेशान नहीं होना। तो इसका समझ गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन कीजिए, आप लोग को क्या करना है, नोट डाउन करना है, क्वेश्चन को भी नोट डाउन करने का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, ये है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जेपीएससी 2024 का है, धारा 17 सीएनटी एक्ट 1908 के तहत, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पढ़ने से अच्छा हम सीएनटी बोलेंगे। सीएनटी एक्ट 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसने खाली स्थान वर्षों तक, यानी यहां पर रखिएगा कितने वर्षों तक, ठीक है, वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगातार धारित किया हो। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 3 पॉइंट है। पहला कि सीएनटी एक्ट है, ये पहला पॉइंट। सीएनटी के एक्ट का कौन सा धारा है, तो 17वां धारा के बारे में आपसे पूछ रहा है। 17वां धारा में आपसे पूछ रहा है कि बंदोबस्त रैयत क्या होता है भैया, ठीक है, सेटल्ड रैयत क्या होता है, वो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। अंग्रेजी में एक बार बता दे रहे हैं यही चीज को कि अंडर सेक्शन 70 ऑफ द सीएनटी एक्ट 1908 अ पर्सन इज ए सेटल्ड रैयत, बतला रहा है कि एक पर्सन सेटल्ड रैयत है, लेकिन कौन, हु फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हैज कंटिन्यूअसली हेल्ड एज रैयत लैंड सिचुएटेड इन एनी विलेज। मतलब बोल रहा है कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, शुरू होना, कोई भी चीज नियम कानून जो बना उसका शुरुआत, तो उसके पहले माने नियम का शुरू होने के पहले या नियम का शुरू हो जाने के बाद कितने वर्षों तक किसी लैंड का रैयती किसी के हाथ में रहेगा किसी भी विलेज में, तो वो बंदोबस्त रैयत रहेगा। तो कितना साल तक रहेगा, क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि कितना साल तक अगर उसके पास रैयती रहा, रैयत मतलब जमीन का हक, जमीन का हक उसी को रैयत बोला गया, ठीक है, जमीन का हक अगर उसके पास है किसी भी गांव में तो उसको बंदोबस्त रैयत या सेटल्ड रैयत कहा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एकदम डिकोड हो रहा है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, धारा 17 पूछ रहा है आपसे, सीएनटी एक्ट का धारा 17
उसमें बंदोबस्त रैयत के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि भैया कितना साल तक जमीन का हक तुम्हारे पास या फिर जमीन का कब्जा तुम्हारे पास रहेगा तो तुम सेटल्ड रैयत कहलाओगे, बंदोबस्त रैयत कहलाओगे, ये पूछा जा रहा है। फिर ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, एक बार। धारा 17 ऑफ सीएनटी एक्ट आपको बोल रहा है कि बंदोबस्त रैयत किसको कहेंगे, बंदोबस्त रैयत कब कहलाएगा, कितना साल तक जमीन को अपना कब्जा में रखेगा तब वो बंदोबस्त रैयत कहलाएगा। सिर्फ मोटा मोटी यही पूछ रहा है। देखिए कितना धाकड़ धाकड़ वर्ड का यूज किया है, तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग घूमता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 12 साल तक। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में आपको बतला दे रहे हैं कि धारा 17 उसमें क्या बतला रहा है, सीएनटी एक्ट का धारा 17 डेफिनेशन ऑफ सेटल्ड रैयत, उसमें क्या बोल रहा है कि एवरी पर्सन हु फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, जो 12 साल तक, whether wholly or partially before or after the commencement of this act has continuously held as rayyat land situated in any village, whether under the lease or otherwise, shall be deemed to have become on an expiration of that period as a settled rayyat of that village। बोल रहा है कि कोई भी गांव का कोई जमीन को 12 साल तक अपना कब्जा में रखेगा, उसका मतलब कि टैक्स वैक्स देगा, तो उसको सेटल्ड रैयत कहा जाएगा, बंदोबस्त रैयत कहा जाएगा। यही बोला जा रहा है मोटा मोटी, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है, नोट डाउन करते जाना है। अगले क्वेश्चन पे अब बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों, अपीलों एवं आवेदन पत्रों पर लागू होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इंडियन लिमिटेशन एक्ट, भारतीय परिसीमन, परिसीमा का मतलब समझते हैं, भारत जो गणतंत्र है हम लोगों का, रिपब्लिक ऑफ भारत, इसमें एक लिमिटेशन आयोग होता है, परिसीमन आयोग होता है, जो ये बतलाता है कि कितने क्षेत्र तक कौन सा MLA का अधिकार रहेगा। समझ रहे मेरी बात को, कितनी जनसंख्या में कितना क्षेत्र रहेगा, मतलब कि कोई क्षेत्र का सीमा को निर्धारित करने का काम परिसीमन आयोग का होता है। और भी बहुत रहता है, जैसे हम MLA का बात किए ना, तो कै लाख के अंतर्गत कितना आता है, वो सब भी यही लोग करता है। लेकिन कितना क्षेत्र आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कहां तक जाएगा, कितना डिसमिल, कितना एकड़, ये सब चीज को परिसीमन आयोग परिसीमित करता है, बतलाता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सो देखिए कि किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान सीएनटी एक्ट के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों, अपीलों एवं आवेदन पत्रों पर लागू होते हैं। ठीक है, हिंदी में समझ गए, अंग्रेजी में थोड़ा सा बतला देते हैं। हाउ डू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट अप्लाई टू ऑल सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन अंडर द सीएनटी एक्ट 1908। समझ रहे हैं मेरी बात को, बोला जा रहा है कि जो प्रोविजन है आपका इंडियन लिमिटेशन एक्ट का, उस सब सूट का मतलब होता है मुकदमा कर देना, ये पता होना चाहिए आप लोग। आई विल सू यू, ये सब बहुत ज्यादा बोला जाता है, आई विल सू यू इफ यू विल नॉट फॉलो माई रूल एंड रेगुलेशन, इफ यू विल नॉट फॉलो माई दिस, मतलब कि हम लोग को भी जैसे कि मिलता है ना डॉक्यूमेंट, ढेर सारा मिलता है पढ़ने के लिए कि कोई भी प्रोजेक्ट को उठा रहे हैं तो कितना आदमी को कितना पेमेंट करना है, कितना रिसोर्सेस को हायर करना है, कितना घंटे के लिए कितना डॉलर पे करना है, ये सब हम लोग को भी करना पड़ता है। तो अगर नहीं किए ना तो आई विल सू यू ऐसे पहले बोल देता है। आई विल सू यू मतलब सूट्स का मतलब होता है मुकदमा। ठीक है, तो जितना भी मुकदमा है, अपील है, आवेदन पत्र है, उसमें लागू होता है इंडियन लिमिटेशन एक्ट। कैसे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लागू होंगे जहां तक इसके प्रावधान सीएनटी एक्ट 1908 से असंगत ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बोल रहा है कि लागू होगा, परिसीमन अधिनियम जो है ना, वो सीएनटी एक्ट का सभी मुकदमा, अपील सब पे लागू होगा जहां पर सीएनटी एक्ट का जो है वो उल्लंघन ना हो। जो सीएनटी एक्ट छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम है, उसका उल्लंघन अगर भारतीय परिसीमन अधिनियम नहीं करता है ना, तो हर तरह का मुकदमा, अपील और आपका आवेदन पत्र पे
भारतीय परिसीमन अधिनियम लागू होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? सीएनटी एक्ट बन गया है, छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम बन गया है। अब उस अधिनियम को कोई भी ऐसा एक्ट उल्लंघन ना करे, कोई रूल रेगुलेशन उल्लंघन ना करे, उस नियम को ना तोड़े, तो सब कुछ लागू होगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? लागू होंगे, पूर्णतया लागू होंगे, जहां तक इसके प्रावधान सीएनटी एक्ट 1908 से असंगत ना हो, उसका उल्लंघन ना करता हो। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में देख लें। चैप्टर 10, 15, 16, 17 यानी चैप्टर 17 में आपको लिमिटेशन के बारे में दिया है। ठीक है, लिमिटेशन में भी 230 धारा जो है उसमें बोला है एप्लीकेशन ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908। इसका प्रोविजन है, वो क्या बोलता है? द प्रोविजन ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट इतना शैल सो फॉर एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट, ठीक है, असंगत ना हो विथ दिस एक्ट अप्लाइड टू ऑल सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट। बोला जा रहा है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सारा एक्ट को आप लोग लागू कर सकते हैं, सिर्फ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। किसके इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए? सीएनटी एक्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो सारा रूल रेगुलेशन और प्रोविजन जो है इंडियन लिमिटेशन एक्ट का, तो उसका सूट हो गया, उसका अपील्स हो गया, उसका आवेदन पत्र हो गया, सब कुछ हम लोग लागू कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे आप लोग को ये सब चीज हम लोग पढ़ाएंगे, घबराइए मत। हर एक चैप्टर में क्या क्या होता है, उसके पीछे की कहानी, ये सारा कुछ हम लोग आप लोग को बतलाएंगे। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन आपको करा रहे हैं कि भाई देखते जाओ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि परिसीमन से एक तो क्वेश्चन उठा के दे दिया है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग का सोच थोड़ा सा और भी चलता है, जैसे पैरेलली दो कानून है हम लोग के पास, इंडियन परिसीमन एक्ट है और सीएनटी एक्ट है, दोनों का नियम कानून को भी मैच करके देखता है कि कहां कहां पे कोलाइड कर रहा है क्वेश्चन, तो उससे क्वेश्चन फ्रेम करके आप लोग को दिया है। जेपीएससी है ना भाई, थोड़ा सा तो टफ रहेगा, तो इसको दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 139 अथवा धारा 139(2) के खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील कहां किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीएनटी एक्ट का कोई धारा है, जैसे 139 धारा है, ठीक है, कोई मुकदमा चला और मुकदमा उपायुक्त के पास गया, उपायुक्त ने कोई मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अपना डिसीजन दे दिया, ठीक है, कोई आदेश दे दिया। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लड़े किसी दूसरा से, मेरा भाई एक तो जमीन है और मान लीजिए मेरा पड़ोसी का भी जमीन है, हम लोग दोनों लड़े, उपायुक्त के पास गए, उपायुक्त आदेश दे दिया कि नहीं भाई इस जमीन का इतना हिस्सा जो है ना तुम्हारा पड़ोसी का हो गया, लेकिन हम उस आदेश से खुश नहीं हैं, तो हम हायर, उसके भी हायर में जाएंगे अपील करने कि भाई जो उपायुक्त जो हमको आदेश दिए हैं वो गलत है, हम उसको नहीं मानेंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो अपील करना होगा ना, तो कहां अपील करना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अंग्रेजी में थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं। Where shall the appeal lie against an order passed by the deputy commissioner in a suit tried by him under section 139(2) or clause 7 of section 139 of CNT Act 1908? ये जेपीएससी 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक आयुक्त या उच्च न्यायालय के समक्ष राशि के अनुसार। ठीक है, जो पैसा आप पे कीजिएगा, जो जैसे स्टाम्प डाला, स्टाम्प ड्यूटी जो आप पे कीजिएगा उसके अनुसार होता है। ठीक है, तो न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन राशि के अनुसार। देखिए उच्च न्यायालय इसमें पहले भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन पे नहीं जाना है, जो राशि के अनुसार है ना, कहे कि एक्ट में लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ हम दिखा रहे हैं, अपील्स करके एक आपका है, ठीक है, अपील्स करके आपको पढ़ना है। 215 धारा जो है उसमें बोलता है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ए डिप्यूटी कमिश्नर, तो इसमें क्या बोलता है, ऑल ऑर्डर पास बाय ए डिप्यूटी कमिश्नर इन सूट ट्राई बाय हिम अंडर सब क्लाउज ऑफ क्लाउज 2 और क्लाउज 7 ऑफ सेक्शन 139 इफ द अमाउंट सूड फॉर और द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम्ड does not exceed 100 rupees, the judgment of the deputy commissioner shall be final and not subjected to appeal unless a question relating to a title of land। ठीक है, तो लैंड उनका कोई भी चीज होगा ना, तो ये चीज है, इसको हम लोग समझाएंगे आप लोग को। अच्छा, तो इसमें क्या बोलता है ना
कि जुडिशियल कमिश्नर अनलेस द अमाउंट और वैल्यू इन द डिस्प्यूट एक्सीड्स 5,000 रुपीज इन विच केस द अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट। बोल रहा है कि जो अमाउंट बढ़ेगा ना तो राशि के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं हाई कोर्ट में, समझे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि राशि के अनुसार आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए इस सब चीज को हम लोग समझाएंगे आपको, हिंदी में अच्छा समझाएंगे, घबराइए मत। अभी बस आप लोग क्वेश्चन लिखते जाइए और देखिए हम लोग सिर्फ सीएनटी का आज आपको करा रहे हैं। सीएनटी मैंने कि 3 या 4 जितना भी आपका जेपीएससी हुआ है उसमें सीएनटी से जितना भी क्वेश्चन आया है सब हम आपके सामने सेग्रीगेट करके एक जगह रख दिए हैं। इसको नोट डाउन करना होगा आपको, पीडीएफ हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि जेपीएससी नागपुरी मेंस का क्लास हम लोग ले रहे हैं, 15 तारीख तक डिस्काउंट रहेगा, 15% का डिस्काउंट अभी आप लोग को मिल रहा है। आप लोग उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कहा कि हम लोग एडमिशन क्लोज करेंगे, एक बार एडमिशन हो जाता है फिर बाद में नहीं देते। पिछले बार भी यही हुआ था कि लास्ट के 45 दिन में 40 दिन में लोग फिर एडमिशन लेने आ रहे थे, हम लोग मना कर रहे थे। इसीलिए पहले से ले लीजिए, निश्चिंत रहिएगा, तैयारी भी अच्छी होती है, मैक्सिमम हम लोगों के टच में रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचारण हो रहा हो। इसमें बोल रहा है कि सीएनटी एक्ट के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो वो लागू होगा क्या, ये पूछा जा रहा है। अगर उपायुक्त के सामने कोई मामला चल रहा है, ठीक है, और उपायुक्त के पास कोई डिसीजन पेंडिंग है, तो उसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर काम करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी जेपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। वेदर द प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वुड बी एप्लीकेबल फॉर अ ट्रायल बिफोर डिप्यूटी कमिश्नर इन अ मैटर ऑफ सीएनटी एक्ट, ठीक है। सॉरी, इसमें यही बोला जा रहा है कि छोटा नागपुरी काश्तकारी का अधिनियम जो है वो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत लागू होगा कि नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी हाँ होगा, पूर्णतः लागू होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, धारा 229 एप्लीकेशन ऑफ रूल 22 ऑफ ऑर्डर, ये जो है इसको बोलते हैं 41, रोमन में लिखा हुआ है 41, ठीक है, XLI यानी कि 41, धारा ऑर्डर 41 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सिविल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोसीजर क्या बोल रहा है कि प्रोविजन ऑफ द रूल 22 ऑफ ऑर्डर 41 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 5 of 1908 shall so for as applicable apply to all appeals under this act from decision of the deputy commissioner or a revenue officer, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूर्णतया लागू होगा, सब में लागू होगा। और अगर इसमें कुछ और आप लोग को डाउट वाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग उसको और क्लियरिटी के साथ बतला सकेंगे। देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं तो हम लोग को तो समझ में आ जाता है, लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे समझेंगे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करके पूछते जाइए, जो भी होता है बोल सकते हैं कि सर गलत पढ़ा रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर गलत अंग्रेजी बोल मैंने कुछ, क्योंकि हम लोग नागपुरी में या फिर जेपीएससी का शुरुआत जब किए थे ना तो कुछ लोग अजीब अजीब कमेंट करते थे। अब हालांकि वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वही लोग बाद में फिर हम ही लोग को ज्वाइन किए और पढ़े, इसीलिए हम बतला रहे हैं कि जो भी डाउट होता है ना आप लोग एकदम फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग किसी भी बात को दिल पे नहीं लेते, हम लोग बस यही सोचते हैं कि भाई इसका कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़े, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतया लागू होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधारियों के वर्ग में नहीं आता है। सीएनटी एक्ट के अनुसार भूधारी के वर्ग में नहीं आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ टेनेंट्स एज पर द सीएनटी एक्ट, ये जेपीएससी बैकलॉग में पूछा गया है 2024 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुगता रैयत, ठीक है। रैयत जो होता है ना वो आपको 3 या 4 प्रकार का होता है, वो पढ़ाएंगे तो आप लोग क्लियर करेंगे सॉरी। उसमें जैसे कि भूधारक आता है और उपभूधारक भी आता है, भुगता रैयत आता है, सॉरी चलिए भुगता रैयत नहीं आता है, दर रैयत आता है, मुंडारी खुट कट्टीदार भी आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुगता रैयत जो है वो नहीं आता है। आइए देख लेते हैं इसका कुछ है क्या दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है।
इसका कटआउट हम आप लोग को बतलाएंगे, इसीलिए हम यहीं पर आप लोग को बतला दे रहे हैं कि भूधारक आता है आपका, ठीक है, उप भूधारक आता है, मुंडारी खूंट कट्टीदार आता है, ये तीनों चीज आता है भूधारी के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन भुगता रैयत नाम का चीज नहीं होता है, इस बात को हम आपके सामने रख दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुगता रैयत भूधारियों के वर्ग में नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बताएंगे वो सब क्लियर करेंगे हम लोग। भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति क्षेत्राधिकार में आता है। द पावर ऑफ मेकिंग लॉ रिलेटिंग टू द लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर द परव्यू ऑफ किसके अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। राज्य से संबंधित जितना जमीन जायदाद का बात है ना, वो राज्य के अंतर्गत आता है। 3 तरह का लिस्ट होता है, आपको पता होगा, ठीक है। यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, और एक तो क्या होता है यार, एक होता है समवर्ती सूची होता है, राज्य सूची होता है, संघ सूची होता है, ठीक है। तो 3 सूची होता है, उसमें से राज्य सूची के अंतर्गत, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत ये आपको आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी नियम तहत कब लागू किया जा सकेगा? When will the norms of custom be applicable under the CNT Act 1908? जेपीएससी बैकलॉग 2024 में देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है। रूढ़ी का नियम जो कस्टम्स है, जो पुराने जमाने से जो रीति रिवाज चलते आ रहा है, ठीक है, तो वो सीएनटी एक्ट में लागू होगा कि नहीं होगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछा हो रहा है। और लागू होगा तो कब लागू किया जा सकेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब यह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो। यानी कि जो सीएनटी एक्ट चल रहा है आपका, सीएनटी एक्ट जो चला है, वो सीएनटी एक्ट का जितना भी नियम कानून है उसका पालन अगर करेगा रूढ़ी का नियम, तो उस नियम को भी फॉलो किया जाएगा। और अगर उससे असंगत होगा, उस नियम का उल्लंघन करेगा, उस नियम को नहीं मानेगा, तो रूढ़ी का नियम भी नहीं चलेगा भैया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब यह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ठीक है। तो देखिए चैप्टर आपका 11, 10 और 11 में कस्टम एंड कॉन्ट्रैक्ट करके दिया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल 76 में बोला जाता है सेविंग ऑफ कस्टम। जो पिछले पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो कस्टम चला जा रहा है, जो रूढ़ी और रीति जो चला आ रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या बताता है कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट एनी कस्टम, यूसेज और कस्टमरी राइट नॉट इनकंसिस्टेंट विथ और नॉट एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरली इम्प्लीकेशन मॉडिफाई और एबोलिश्ड बाय इट्स प्रोविजन। तो आप अगर असंगत नहीं है तो कोई भी चीज को एबोलिश खत्म नहीं किया जाएगा, ठीक है, और सारी चीज को मतलब आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस बात को यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन एक छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है, ठीक है, कोड़कर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है, पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल नेम ऑफ कोड़कर लैंड अंडर सीएनटी एक्ट 1908? तो जेपीएससी बैकलॉग 2024 में आपको पूछा गया है बहावल, खंडवत, अरियत और उगलू धान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, उगलू धान जो है वो कोड़कर लैंड के अंतर्गत नहीं है। नहीं तो देखिए यहां पर हम एज पर सेक्शन 3 और 13, कोड़कर मीन्स लैंड बाय whatever name locally known such as बहावल, खंडवत, जलशासन और अरियत which has been artificially leveled और embanked primarily for the cultivation of rice। क्या बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को? कोड़कर का लोकल नेम जो होता है ना, वो बहावल, खंडवत भी है, जलशासन है, अरियत है, ठीक है। और वे ऐसा नाम है, वैसे लोग को बोला जाता है जो आर्टिफिशियली किसी जमीन को कोड़ के उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग अरियत लैंड भी कहते हैं, कोड़कर लैंड भी कहते हैं। जलशासन जलशासन मतलब समझते हैं आप लोग? जलशासन हम लोग तो जानते हैं, इसलिए बताते रहे। ढेकली बनावल जाता है, थोड़ा थोड़ा सा बताते हैं, इससे इंटरेस्ट भी होगा आप लोग का। तालाब जानते हैं, पहले जो होता था ना कि तालाब के किनारे किनारे आप देखिएगा ना, खेत रहता था, धान का खेत, ठीक है। तो उस तरह का जो खेत होता था ना, और उस तरह के खेत को जो लोग करता था ना, उसको जल शासन कहते हैं। जल का शासन रहता है जिसके पास, जल शासन, ठीक है, पानी भरल रहता है, वैसा खेत को जल शासन कहते हैं, ठीक है।
अरियत ये सब जो होता है वो आपको बोकारो तरफ जो हो गया, बोकारो हो गया, गढ़वा हो गया, ये सब जो होता है ना, कोड़कर नहीं बोल के अरियत बोलते हैं उधर के लोग। ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे सारा चीज को। तो अब जैसे उगलू धान है, तो उगलू धान नहीं बोला जाता, स्थानीय नाम कोड़कर उगलू धान नहीं है। तो उगलू धान है क्या, सो भी तो जानना होगा आप लोग को। देखिए, निमको धान, उगलू धान, ओगरा धान ऐसे होता है। क्या होता है, ये कर देने की प्रथा है। क्या, धान उगाए तो उसको कहे उगलू धान। धान उगाने के लिए जो आदमी लोग को रखा जाता था ना, उसको कुछ धान ही दिया जाता था कर के रूप में, तो उसको बोलते थे उगलू धान। उगरने के लिए कोई जंगल हो गया, भूमि हो गया, जमीन हो गया, उसको उगरने के लिए पहले आदमी रखा जाता था। अब वो आदमी मतलब वहां पर ही अति बना के, मचान बना के है, ठीक है, उगर रहा है धान को, उगर रहा है जंगल को, उगर रहा है दाड़ को, खेत को, ठीक है, तो उसको बोलते तो ओगरू धान। तो ओगरू धान में भी धान दिया जाता था कर के रूप में। उसी तरह से निमको धान, पहले नमक नहीं बन था, ये पता है ना आपको, नमक के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, खरीदना पड़ता था, समझे ना, इसीलिए तो आपको ये सॉल्ट मार्च निकाला गया था गांधी जी के द्वारा। तो निमको धान, नमक के लिए भी धान दीजिए और नमक लीजिए, ऐसे व्यवस्था था। ये सब चीज को आप लोग धीरे धीरे समझिएगा, जब पढ़ाएंगे तब समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अभी के समय समझिए कि बहावत, खंडवत, अरियत ये कोड़कर के अंतर्गत, माने कोड़कर को कहा जाता है, उगलू धान को नहीं कहा जाता। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा पारित डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन ग्रहण करने की सीमा काल कितना है। क्या बोला जा रहा है कि उपायुक्त कोई आदेश दे दिया है, कोई डिक्री दे दिया है, ठीक है, तो उसका निष्पादन के लिए, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन ग्रहण करने का सीमा काल कितना साल का है। ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ दें एक बार। व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर पास्ड बाय द डिप्यूटी कमिश्नर अंडर सीएनटी एक्ट। जेपीएससी बैकलॉग 2024 में आया था। ये आपको 3 साल के लिए होता है। ठीक है, ये 3 साल के लिए होता है, 3 साल तक के लिए ऑर्डर रहता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द डिप्यूटी कमिश्नर, इसमें क्या बोला गया है, धारा 181 जो है वो लिमिटेशन ऑफ द टाइम फॉर एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन, जो डिक्री दिया गया है उसका एग्जीक्यूशन के लिए, मैंने कोई आदेश दे दिया कि वहां पर ही चलो भाई एक जमीन है, जाइए वहां पर जाके जल्दी से आप बाउंड्री मार दीजिए। तो जो एप्लीकेशन, जो आवेदन जो दिया गया है ना, 3 साल के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, नहीं तो फिर वो आवेदन खारिज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि नो एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर पास बाय द डिप्यूटी कमिश्नर अंडर दिस एक्ट शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस सब एप्लीकेशन बी मेड विद इन 3 years। ठीक है, उसके बाद में नीचे सब क्लाउजेस और भी दिया गया है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर बस यही है, 3 साल के अंदर जो भी आपको ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया है, उसको पालन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 33A के तहत किसे लगान में कमी करने का अधिकार प्राप्त है। जो टैक्स है उसको भैया कि हम इतना टैक्स नहीं देने सकेंगे, तो इसके लिए आवेदन दे दिए, तो किसके पास आवेदन दें कि भैया हम 10 रुपया नहीं, हम 2 रुपया टैक्स देना चाहते हैं, तो उसके लिए आवेदन किसी को तो दीजिएगा ना भाई। तो किसको दीजिएगा आवेदन, तो वो आपसे पूछ रहा है कि हु इज एन अथॉरिटी टू रिड्यूस द रेंट अंडर सेक्शन 33 ऑफ सीएनटी एक्ट 1908। जेपीएससी बैकलॉग 2024 का क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन है आयुक्त, उपायुक्त, न्यायिक आयुक्त या उप समहर्ता भूमि सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपायुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डिप्यूटी कमिश्नर जो होता है वो होता है। यहां पर देखिए 33A रिडक्शन ऑफ रेंट, द डिप्यूटी कमिश्नर मे रिड्यूस द रेंट ऑफ एन ऑक्यूपेंसी होल्डिंग ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। ठीक है, मैंने अपना जो भी है, अपना ग्राउंड है, मतलब कि एक कुछ कारण है जिसकी वजह से आपका टैक्स को कम किया जा सकता है। तो कौन कौन सा कारण वो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन कौन कर सकता है वो टैक्स कम, डिप्यूटी कमिश्नर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त। लिखते जाइए, फिर से हम बोल रहे हैं, नया को जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन एक मोटा नया कॉपी खरीदिए भैया और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, काहे कि एकदम कंप्लीट आप लोग को जोर शोर से तैयारी कराएंगे। ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है, मार्क्स फेच करना ज्यादा जरूरी है, इधर उधर का बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, मार्क्स फेच करना है। तो जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको पहले समझना है, कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको भी देखना है। यानी कि आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो देखिएगा डिप्यूटी कमिश्नर का आदेश से। ठीक है, डिप्यूटी कमिश्नर कितना साल के लिए कोई चीज बात को बोल रहा है, कौन चीज को खारिज कर रहा है, कोई अपील से, इस सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है।
ये सबको देखते जाइए और समझते जाइए, वो हम लोग बताएंगे, लेकिन फिर भी इससे भी आप लोग देखते जाइए और सीखते जाइए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? अधिभोगी रैयत के बारे में आप देखिए पूछ दिया क्वेश्चन, ठीक है, कि विच सेक्शन ऑफ सीएनटी एक्ट टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फॉर यूज ऑफ लैंड। ठीक है, जेपीएससी पीटी 2021 का है क्वेश्चन। तो धारा 20, धारा 40, धारा 41, धारा 21 क्या? तो इस सब धारा के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या आपको धारा के में थोड़ा मजबूत पकड़ होना चाहिए ना भाई। लेकिन अब देखिए ना 271 धारा, सबको कैसे याद करें? कुछ कुछ ट्रिक बनाएंगे हम लोग, देखते हैं कैसे क्या करेंगे सो, है ना। कोशिश करेंगे कि आप लोग एकदम रटवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 21। धारा 21 जो है वो आपको ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में बतलाता है, ठीक है। तो 20, 40, 41 इसको काहे छोड़ेंगे, ये तो सीख लेते हैं इसको भी। धारा 21 जो है ना वो बोलता है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज लैंड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्यूपेंसी रैयत का यूज लैंड के बारे में धारा 21 बात करता है। धारा 20 क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स बाय लैंडलॉर्ड। तो एक्विजिशन भूमि का अधिग्रहण के बारे में धारा 20 बात करता है। धारा 40 क्या बात कर रहा है? कंडीशंस ऑफ इनहैंसमेंट ऑफ रेंट ऑफ नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, यानी अनधिभोगी रैयत के बारे में है। ये अधिभोगी रैयत है, ये अनधिभोगी रैयत का रेंट में जो वृद्धि होगा उसके बारे में धारा 40 बात करता है। फिर धारा 41 क्या है? ग्राउंड्स ऑन विच नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत में बी रिजेक्टेड। तो अनअधिभोगी रैयत जो है उसका मतलब कि उसको रिजेक्ट कर देना, माने कि उसको बेदखल कर देना है, उसके बारे में धारा 41 बात करता है। तो ये सब चीज को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे, लेकिन आप लोग सीख जाइए कि धारा 21, 20, 40, 41 क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है, अधिभोगी रैयत के बारे में बोला धारा 21, ठीक है, और धारा 20, 40, 41 के बारे में हम लोग बता दिए। जो भी चीजें उसको पॉज कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में आंसर भी लिखते जाइएगा, इसीलिए हम बतलाते जा रहे हैं और हिंदी में मोटा मोटी बोलते जा रहे हैं, तो सुन के भी उसको रिपीट करते जाइएगा। आगे बढ़ रहे हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? इसमें एक तो कोचिंग वाले मास्टर साहब हमसे भिड़ गए, ठीक है। पहले का बात है, मैंने कोचिंग में पढ़ाते हैं, अच्छे आदमी हैं, काफी सज्जन व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग में उनको समझाने की कोशिश की, तो आज वही चीज को हम फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो समझ गया और एग्री किए, उस चीज को हम फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार। हम जो है आपको बता रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। क्यों? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सो देखिए। अंडर सीएनटी एक्ट हु हैज द पावर टू ऑर्डर फॉर सर्वे एंड एप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो राज्य सरकार को ये पावर है आदेश देने का, ठीक है। हम आपको अब इसका ड्राफ्ट पढ़ा दे रहे हैं। क्या बोल रहा है? आर्टिकल 119 जो है वो बोलता है पावर टू डायरेक्ट अ सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑफ लैंडलॉर्ड्स प्रिविलेज्ड लैंड। तो उसमें क्या बोलता है कि द स्टेट गवर्नमेंट में by notification direct a revenue officer to make a survey and record of all lands in any specified local area which are landlords privileged lands within the meaning of clause A of section 118। इसका मतलब बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ये अधिकार है, ये आपको नोटिफिकेशन के जरिए डायरेक्ट करता है, किसको? निर्देश देता है, किसको? रेवेन्यू ऑफिसर को, ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफिसर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है राज्य सरकार। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि सर्वेक्षण करने का अधिकार का आदेश देना, आदेश देने का पावर किसको है? तो आदेश देने का पावर राज्य सरकार को है भाई। राज्य सरकार आदेश देगा, किसको? सरकार, राजस्व अधिकारी को देगा, रेवेन्यू ऑफिसर को देगा, ठीक है। यहां पर यही बोल रहा है ना कि डायरेक्ट state government may by notification direct a revenue officer to make a survey and record of all the lands in a defined local area
विच आर लैंड लॉस प्रिविलेज लैंड विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 118। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको मत बी मत सोच लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए, सर्वेक्षण करने का अधिकार किसको है, रेवेन्यू ऑफिसर को, लेकिन सर्वेक्षण करने का आदेश देने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कोरकर भूमि को जाना जाता है, अभी तो हम समझाएं कोरकर लैंड क्या है। जेपीएससी आपको 2021 में पूछा गया था, बबला खनवत, जलशासन, अरियत, तो ये सभी जो है वो कोरकर लैंड के अंतर्गत आता। धारा 3 के 13 या 14 सब क्लाउज में ये बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एज पर सेक्शन 313 कोरकर मीन्स द लैंड बाय वट एवर नेम लोकली नोन एज द बहावल खंडवत, जलशासन और हरियत which has been artificially leveled or embanked primarily for the cultivation of rice। मतलब कि कोई ऐसा भूमि जिसको हम लोग कृषि योग्य बनाया गया है कोड़कर के द्वारा, तो उसी कोड़कर को बफला खनवत, जलशासन और अरियत भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बनाने वाले को इस तरह के नाम से जाना जाता है, और जो भूमि को जो बनाया गया, जो भूमि जो बन गया है, उस भूमि को भी जलशासन, अरियत या बफला खनवत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लास ऑफ टेनेंट। ठीक है, तो भूधारक हो गया, रैयत हो गया, मुंडारी खट्टीदार हो गया, भूइहारी खट्टी। तो भूइहारी जो होता है 1869 या 89 था ना, 1869 का जो CNT एक्ट था ना, उससे संबंधित होता है भूइहारी खट्टीदार। तो ये तीनों रहता है, भूधारक, रैयत और मुंडारी खट्टीदार जो है ये तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है भूइहारी खुटकट्टीदार, ये टेनेंट के क्लास में नहीं आता है, बाद बाकी सब आता है, भूधारक, रैयत, मुंडारी खट्टीदार, ये तीनों आता है। ऑप्शन नंबर डी नहीं आता है। ये सबको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा, चैप्टर 2 है क्लासेस ऑफ टेनेंट। इसमें आपको बताया गया है क्लासेस ऑफ टेनेंट में कौन कौन सा आता है। ठीक है, जिसमें कि रैयत आता है, रैयत भी 3 तरह का होता है, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, और रैयत है खुटकट्टी राइट्स। ठीक है, एक अंडर रैयत होता है, और मुंडारी खूंटकट्टीदार, ये सभी जो क्लास ऑफ टेनेंट काश्तकार का वर्ग में ये सब आता है। ठीक है, ये सब चीज हम आप लोग को समझाएंगे, घबराइए मत। ठीक है, भूइहारी खट्टीदार नहीं आता है, बाद बाकी सब कुछ। मुंडारी खट्टीदार अलग है, भूइहारी खूंटकट्टीदार अलग है। जो काट छाट के, जंगल को काट छाट के जमीन को आपको उपजाऊ बनाए हैं, कृषि योग्य बनाए हैं, उसको मुंडारी खट्टीदार कहते हैं। ठीक है, वो आगे हम लोग सब कुछ समझाएंगे अच्छा से। चलिए फिर आगे बढ़े। बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। तो कितना साल तक उसमें खेती नहीं किया जाएगा तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड लायबल टू बी सेट असाइड इफ नॉट कल्टिवेटेड विद इन हाउ मेनी ऑफ ईयर्स। तो ये आपके ऑप्शंस हैं 3 ईयर्स, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 9 ईयर्स। तो इसका हो जाएगा 5 साल तक अगर खेती नहीं की है ना तो वेस्टलैंड के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड हो जाता है। ठीक है, इसका और अच्छा ये भी है, चैप्टर 9A में सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड के बारे में बतलाया गया है। तो यहां पर देखिए बोला गया है, इन द इवेंट ऑफ एनी लैंड सेटल्ड एज अफोरसाइड नॉट बीइंग ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, मतलब उसमें कोई कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है, मतलब कोई उपजाऊ कुछ उपज नहीं हो रहा है, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द सेटलमेंट और द लैंड बीइंग एलिनिएटेड इन कंट्रावेशन ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन द सेक्शन 46 इट शैल बी ओपन टू द डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो उसको मतलब कि वेस्टलैंड के अंतर्गत उसको ले आएंगे। ठीक है, उसको एलिनिएट कर देंगे। एलिनिएट मतलब कि हटा देना, मतलब बाहर निकाल देना। ठीक है, एलियन का मतलब होता है ना जी, बाहर से आने वाला, बाहरी आदमी, तो उसको कल्टीवेटेड लैंड के मतलब कि वर्ग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कै साल तक? 5 साल तक बंजर भूमि की बंदोबस्ती को हम लोग निरस्त किया जा सकता है, 5 साल तक अगर उसमें खेती नहीं किया गया तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तो कब किया गया था? 11 नवंबर 1908 को अधिनियमित किया गया था। ये सब सॉलिड क्वेश्चन है, तो ये सब पूछा ही है, जेपीएससी का पीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है। आगे है, छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है, माने प्रतिबंध लगाया गया है।
जमीन का खरीद बिक्री, ठीक है, एसटी एससी का जमीन, ओबीसी का जमीन, ठीक है, वो आप नहीं हस्तांतरित कर सकते। अच्छा, हस्तांतरित का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग जो भी जमीन पे भी रहते हैं ना, या आप जो भी घर दुरा जिसको बोलते हैं ना कि हमर जमीन हक हो गए, इतना एकड़ का मालिक है, मालिक आप नहीं है, मालिक स्टेट गवर्नमेंट है, और उसको आप टैक्स देते हैं। मैं भी जिस घर में अभी रहता हूं, मेरे पास जो खेती बाड़ी है, उसका मालिक हम नहीं है, वो बस मेरे नाम पर है, ठीक है। उसका मालिक कौन है? तो स्टेट गवर्नमेंट है, और हम लोग एक से दूसरे जगह पे स्थानांतरित करते हैं कुछ रकम देके, कुछ पैसा देके। समझ रहे मेरी बात को? जैसे आप बोल के खुश होते हैं ना कि 4 बीघा खेत खरीदे, या 5 एकड़ जमीन खरीदे, ऐसे बोलते हैं ना। वो आप खरीदे नहीं, बस स्थानांतरित किया गया है। पहले किसी के नाम पे था, अब आपके नाम पे हो गया है। समझ रहे मेरी बात को? तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि सीएनटी एक्ट के अनुसार जो जनजाति लोग हैं, एसटी लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उसका भूमि का हस्तांतरण जो होता है ना, खरीद बिक्री समझिए एक तरह से, उस पर प्रतिबंध डाला गया है। तो किस आर्टिकल के तहत प्रतिबंध डाला गया है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आप अंग्रेजी में पढ़ दे रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट लैंड इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ऑफ द सीएनटी एक्ट 1908। जेपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 46 के अंतर्गत आप स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? धारा 46 के तहत आप स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग देखेंगे, फिर डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको आप दिमाग में रखिए। आगे है फिर अगेन सेम क्वेश्चन धारा 46 से। ज्यादातर क्वेश्चन देखिएगा आप क्या क्या आता है। डिप्टी कमिश्नर के ऊपर आगे अपील करने पे, ठीक है, इससे क्वेश्चन दिया है। एसटी एससी का जमीन खरीद बिक्री से क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सीएनटी एक्ट का धारा कहां कहां पर लागू होता है, कौन कौन से अन्य अधिनियम के तहत, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देख रहे हैं ना, ये सब चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा। धारा 46 के तहत बेदखली के समय तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि धारा 86 के तहत किसी कोई एक अवधि है, एक समय है, समय सीमा है, उसके बाद कब्जा में जो भूमि है ना, उसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। माने कि एक समय के बाद कोई भी मतलब कि लैंड है, उसका ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो कितना साल के बाद किया जा सकता है, वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहां पर फिर से पढ़ दे रहे हैं अंग्रेजी में। द टाइम बार ऑफ इजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 46 इज ईयर दैट इज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड द ट्रांसफर विल परफेक्ट हिट टाइटल ओवर ट्रांसफर लैंड बाय एडवर्स प्रोसेसन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 साल, ठीक है। 12 साल के बाद, ठीक है, माने कि 12 साल कब्जा में अगर आपका भूमि रहेगा तो वो आप ही का हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहा है ये। समझिए मेरी बात को। मान लीजिए कि कोई जमीन है, उसका कोई रख रखाव कर रहा है पिछले 12 साल से, तो उसका अब उसको हक हो जाएगा कि वो जमीन का मालिक वही हो जाए। ऐसे करके ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझाएंगे और डिटेल में, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 12 ईयर है। देखिए यहाँ पर आपको द डिप्यूटी कमिश्नर में ऑफिस ऑन मोशन ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर हिम बाय एन ऑक्यूपेंसी रैयत हु इज ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर एन्यूलिंग द ट्रांसफर ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफर वाज मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ द क्लाउज। तो ये सबको पढ़िएगा ना। तो ऑक्यूपेंसी टेनेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग हिज और एनी पोर्शन देयरफॉर, मतलब आगे बहुत सारा सब क्लाउज है, तो इसको पूरा पढ़ाएंगे ना तभी समझ में आएगा। आप बस ये समझिए कि डिप्टी कमिश्नर के आदेश पे 12 साल तक अगर कब्जा है तो वो आपका हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। उसमें लेकिन और भी कई बात बोला गया है, कई सारे सबसेक्शन है, प्रोविजंस है, तो उसको हम लोग को देखना होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी के लिए हम लोग इसी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी 12 साल। फिर आगे है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A, जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे
किस कानून के द्वारा डाला गया है। ठीक है, माने इसमें बोल रहा है कि एसटी एससी का जमीन जो है ना, उसी का, उसमें उसको कोई ऐसा वैसा लोग जाके नहीं खरीद बेच नहीं कर सकता है। तो ई जो सीएनटी एक्ट में ई कानून बनाया गया, ई नियम बनाया गया, वो कौन से नियम के तहत बनाया गया है? तो ये आपको बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के तहत बनाया गया है। ठीक है, बिहार शेड्यूल्ड एरिया जो एक्ट है 1969, उसके तहत ये नियम को बनाया गया है। ठीक है, तो इसका है, कुछ का नहीं है, इसमें कोई कटआउट नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम। ठीक है, इसको हम लोग धीरे धीरे सब कुछ देखते जाएंगे। आगे है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं है भाई, कन्या खूंट कट्टीदार को नहीं है। ठीक है, इसीलिए पित्रात्मक सत्ता होती है हमेशा से। ठीक है, अंडर सीएनटी एक्ट 1908 अ फीमेल ऑफ खूंट कट्टीदार इज, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार से अपवर्जित है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार से अपवर्जित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत भूइंहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। द टर्म भूइंहारी टेन्योर इज डिफाइंड इन सीएनटी एक्ट 1869 इंक्लूड्स, 1869 का किसको किसको किया गया है, तो भूत खेत को किया गया, बाद बाकी सब नहीं है, भूत खेत किया गया है। ठीक है, एक तो खेते रख दिया गया है भूत लोग के नाम पे। हम लोग में पुराना जमाना में ये रूढ़ी था कि भूत प्रेत लोग भी अपना खेती बाड़ी करता है भाई, उन लोग भी रहता है, इसके लिए भूत खेत नाम से जमीन रखा जाता है। ठीक है, तो उसको भूत खेत कहेंगे। ठीक है, फिर आगे है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था, तो 1908 को लागू हुआ था। 5th जेपीएससी 2013 में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे है सीएनटी एक्ट अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो हु प्रिपेयर्ड द ब्लूप्रिंट फॉर द सीएनटी एक्ट 1908, तो 5th जेपीएससी 2013 में पूछा गया था। इसका है ऑप्शन नंबर डी, जॉन एच हॉफमैन। हॉफमैन ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। और जब बिरसा भगवान को पता चला कि जब सीएनटी एक्ट बना रहा है ये अंग्रेज लोग, तो सीधे इसका छाती में तीर मारे थे, बिदबिदा के भाग रहा था। ठीक है, तो ये भी है, सब भी बतलाएंगे आप लोग को, जब क्लासेस लेंगे तो ये सब भी आप लोग को बतलाएंगे कि जॉन एच हॉफमैन जो था ना, उसको चर्चे में जाके अति मार दिए थे, तीर मार दिए थे बिरसा भगवान, हम लोग का बिरसा मुंडा जो है ना वो। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। और क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन नहीं है। तो ये हम आप लोग को प्योर सिर्फ सीएनटी एक्ट का जो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मोटा कॉपी एक तो बना लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अभी सीएनटी एक्ट का मैं अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ताकि आप लोग क्या, क्योंकि हम लोग क्लास लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ना यार, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देंगे, सिलेबस हाथ में रखिएगा, तो आप लोग अपना भी पढ़ना शुरू कीजिए अपने हिसाब से। फिर हम लोग तो क्लास ले ही रहे हैं, फिर हम लोग आप ही लोग बताइए कि सर ऐसे करके पढ़ाइए तो और समझ में आएगा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराइए, तो सब भी कराएंगे। जो भी आप लोग, हम लोग एकदम ओपन ग्राउंड देते हैं आप लोग को, कि आप लोग को जो भी डाउट्स होता है, जो भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी सजेशन है, ओपन सेक्शन इज, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। ठीक है, जानकारी के लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, हम लोग को भी जानने के लिए, बताने के लिए कमेंट कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग फ्री का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का, आप बस इतना समझिए कि आप लोगों का अभी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, कई हज़ार का आप लोग का चूना लगता, तो चूना ना लगे, यहाँ पर आइए, फर्स्ट क्लास आप लोग तैयारी कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ की हम लोग आप लोग को तैयारी करेंगे। पेपर 2 जेपीएससी नागपुरी मेंस का पेड बैच चल रहा है, अभी 15% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लीजिए और मस्त किस्म से तैयारी कीजिए। तो 2 पेपर तो मस्त तैयारी कराइए दिए हैं। पेपर 1 जो है ऑनलाइन पढ़ लो ना यार, दृष्टि का वेबसाइट है, अंग्रेजी में इनसाइट्स ऑन इंडिया का वेबसाइट है, अन अकेडमी का भी कुछ वेबसाइट है, बहुत सारा, विजन आईएएस का है, सारा वेबसाइट है, सब में फ्री मटेरियल अवेलेबल है। तो काहे ला पैसा इधर उधर कोचिंग वोचिंग में फंसते हो यार, बिना वजह की इधर उधर का चीज़ लोग पढ़ाता भी है, और बात यह है कि पढ़ाते हैं अच्छी बात है, उन लोग को लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही सही है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है,
तो देखिए, अब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, नागपुरी में भी हम लोग क्लास ली, तो हम लोग बोले कि भाई हमारी जो गलती है हम उसको एकदम एक्सेप्ट करते हैं। कुछ सारी चीज़ हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, या फिर हम लोग जो जानते हैं उसमें थोड़ा-सा डाउट होगा, तो उसको आप लोग क्लियर कीजिए। उसके लिए हम लोग डाउट क्लास तुरंत बनाते हैं, तुरंत वीडियो अपलोड करते हैं, है ना? तो इसी तरह से हम लोग एक-दूसरे से इंटरैक्ट करके, और वीडियो को यार प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उससे थोड़ा-सा हम लोग को भी मोटिवेशन होगा, काहे कि हम लोग का मोटिवेशन तो यही है, आप लोग का लाइक और जो सब्सक्रिप्शन है, वही तो हम लोग का मोटिवेशन मोटिवेशन है। तो उस पे ध्यान रखिएगा, और एक चीज़, एक मंत्र याद रखिएगा, एक गुरु मंत्र अगर मानते हो तो, कि जो बोरिंग है, वही स्कोरिंग है। जो बोरिंग लगता है, उसको जम के पढ़िए, वही आपको स्कोर दिलाएगा, वही आपको जेपीएससी में एक पोस्ट दिलाएगा। ठीक है? चलिए, अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।